आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आज जहाँ से छोड़े थे उसी के आगे चलेंगे। हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व भूगोल में हम लोग ये कल जो देखे थे, ये सब देखे थे कि दिन रात में अंतर कैसे होता है, ये सब देख चुके थे। और पृथ्वी 23.5 डिग्री कैसे झुकी हुई है, ठीक है, जिसके कारण बस क्या होता है, 23-23.5 डिग्री झुके होने के कारण दिन और रात में अंतर आते हैं। कभी गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है, ठंडियों में रात बड़ी तथा दिन छोटे हो जाते हैं। 24 घंटे रहते हैं लेकिन उसमें दिन रात का अंतर आने लगता है। तो ये सब हम कल देख चुके हैं, ठीक है। और पृथ्वी कैसे सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, तो दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार का मतलब 2 बार पृथ्वी सूर्य के पास होगी और 2 बार अत्यधिक दूर होगी, ठीक है। जब पास होगी तो उसे अपसर कहते हैं, और जब दूर होगी तो उसे उपसौर कहते हैं, ठीक है। तो कल हम इतना देख चुके थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज हम लोग थोड़ा देखेंगे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश देशांतर थोड़ा देख लेते हैं, तो इसी से थोड़ा टाइम भी मालूम चल जाएगा। और इसके बाद तिथि का भी, कैसे तिथि की गणना कैसे की जाती है, समय की गणना कैसे की जाती है, जैसे ही अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, आप डालिए अक्षांश, लैटिट्यूड, ठीक है। ठीक है, अक्षांश। थोड़ा अक्षांश पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखना शुरू करते हैं क्या, देशांतर देखते हैं, ठीक है। आप ये पहले बताइए, मान लीजिए कोई गोला है, गोल आकार की आकृति मान लेते हैं, फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल मान लेते हैं, बहुत बड़ा है मान लें, ठीक है। अगर हमको कोई स्थान चिन्हित करना हो, ठीक है, कोई स्थान हमको जानना हो, तो हम कैसे जान सकते हैं? क्या हम पूरे गेंद पर ढूंढेंगे? जब बहुत ज़्यादा उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग ढूंढ तो पाएंगे नहीं आसानी से, ठीक है। जैसे हमको मान लेते हैं कि भारत, जो इंग्लैंड से भारत आना है, ठीक है। तो इंग्लैंड से जब हम स्थान ही नहीं जानेंगे भारत को, तो पूरी पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाएंगे, तब भारत कभी बहुत दिनों बाद पहुँचेंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम उसका निश्चित स्थान जानते हों तो हम आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो स्थानों को पहचानने के लिए समान रूप से अभी हम और देखेंगे कि तापमान के लिए भी करते हैं कि कैसे कैसे होता है, और इसके बाद समय और तिथि, इसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं। लेकिन समान रूप से कहें तो अक्षांश और देशांतर का प्रयोग मुख्य रूप से किसी भी स्थान को चिन्हित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला कारण यही है कि किसी स्थान को जानने के लिए कारण बना, ठीक है। बाद में अभी देखेंगे तिथियों का भी इसी से हो जाएगा, और समय का भी हो जाएगा, और तापमान का भी हो जाएगा, ठीक है। तापमान का मतलब ये हो गया कि कहाँ पास गर्मी होती, कहाँ पास अत्यधिक ठंड होता है, उष्ण कटिबंधी, शीत कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, ये सब हम देखेंगे। ये कटिबंध होते हैं मतलब अलग अलग क्षेत्र बांटे गए हैं, ठीक है। तो जहाँ गर्मी अत्यधिक होगी उसे उष्ण कटिबंधी कह दिया जाएगा। जहाँ गर्मी और ठंडी दोनों होगी वहाँ शीतोष्ण होगा। शीत और उष्ण, हाँ, शीत का मतलब ठंड, उष्ण का मतलब गर्मी। और जहाँ ठंडी होगी वहाँ शीत होगी, जैसे ध्रुवों पर हमेशा ठंड रहती है, ठीक है। तो अक्षांश का प्रयोग हम अक्षांश किस लिए लाया गया? किसी स्थान को जानने के लिए। अभी केवल इतना ही जानिए, ठीक है। अभी हम और आगे देखेंगे, तो समान रूप से आप कह सकते हैं, ठीक। तो अब आगे चलें, चलिए केवल इतना ही जानना था, ठीक है। कि मान लेते हैं आप एक थोड़ा पृथ्वी बनाते हैं। पृथ्वी आप लोग उस रूप में मत बनाइए कि जो 23.5 डिग्री झुकी है। अभी हम समान रूप से देखेंगे। जो 23.5 डिग्री झुकी है उसका तो आप समझ ही गए, वो क्योंकि अक्ष क्या है, अक्ष एकदम सीधा ना होकर तिरछा ऐसे है, ठीक है। जिस कारण से ऐसे ऐसे पृथ्वी घूमती है तो दिन और रात में अंतर होता है, ये सब हम देख चुके हैं। लेकिन आज हम लोग एकदम सीधा देखेंगे, ठीक है, कि अक्ष को ऊपर और नीचे रख के, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ है।
मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है। ठीक ठीक, मान लेते हैं ये क्या है, पृथ्वी, इसका सेंटर है ये, ठीक ठीक है। चलिए मान लेते हैं क्या है, पृथ्वी है, ठीक। अब ये बताइए अक्षांश क्या है, इसको अभी हम देखते हैं। तो आप एक रेखा जानते ही हैं, बहुत पहले सुनते चले आ रहे हैं कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। सेंटर इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक। ये होता है 0 डिग्री, कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो भूमध्य रेखा आप समझिए जो पृथ्वी के केंद्र से होकर जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है वो रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो आप पहला क्या लिखेंगे, ठीक है, आप पहला क्या लिखेंगे, आप पहला ये लिखेंगे कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, आप लिखिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा, ठीक है। क्या लिखेंगे इसे, ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, सबसे लंबी रेखा यही होती है, ठीक है। विषुवत रेखा वास्तव में ऐसे नहीं है, थोड़ा सा जब पृथ्वी ऐसे तिरछी हो जाएगी तो ये भी तो ऊपर जाएंगे ना, जैसे पृथ्वी अगर ऐसे हो जाएगी 23.5 डिग्री तो ये जो ये रेखा है ये भी थोड़ा सा ऊपर ऐसे होगी ना, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी को 2 बराबर, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहलाती है, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है, चलिए ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए आप लोग अभी ये बताया गया है कि रेखा क्यों बना रहे हैं, ये ऐसे रेखा क्यों बना रहे हैं, ये वास्तव में पृथ्वी पर कोई रेखा थोड़ी है, पृथ्वी पर वास्तव में कोई रेखा नहीं है, ठीक है। केवल और केवल हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल किसी स्थान को चिन्हित करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए ठीक। तो केवल और केवल क्या करते हैं, ये काल्पनिक रेखाएं, ये जितनी भी रेखाएं हैं, जितनी भी अक्षांश हो, काल्पनिक रेखा, ठीक है, चाहे अक्षांश रेखा हो या देशांतर रेखा हो, ठीक है। अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं क्या होंगी, सभी काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक का मतलब हम कल्पना करके हम वो करें केवल और केवल स्थान को चिन्हित करने के लिए, समय को निर्धारित करने के लिए, तिथि का निर्धारण करने के लिए और मतलब तापमान का भी निर्धारण करने के लिए ये रेखाओं को हमें जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि कोई पृथ्वी गोल है, जब गोल है किसी चीज पे गोले को एक चिन्हित करने के लिए, पहुंचने के लिए आवश्यक है कि कोई ना कोई एक बिंदु होना चाहिए। तो उसके लिए रहेगा कि अगर बताया जाए कि 0 डिग्री पर भारत पड़ता है, ये तो 0 डिग्री पर नहीं पड़ता है, हम देखेंगे 23.5 डिग्री भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है गुजरात से होकर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होके रेखा गुजरती है, ठीक है। तो जो 0 डिग्री है इसे कोई दिक्कत नहीं, तो इतना ही ऊपर भी जाएंगे, 1-1 डिग्री लेकर 1-1 डिग्री नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज इतना समझिए, जो ये रेखा है ये वास्तव में रेखा ना होकर क्या है, वृत्त है, ठीक है। ये वास्तव में रेखा ना होकर क्या है, वृत्त है, क्योंकि पृथ्वी का केवल ये चपटी थोड़ी है कि समतल थोड़ी है कि केवल पहले वाला भाग दिख रहा है, इसके पीछे भी तो पृथ्वी है, तो गोल पृथ्वी है। अगर हम रेखा सामने खींचेंगे तो पीछे भी तो रेखा जाएगी ना, तो चारों तरफ रेखा होगी। तो ये रेखा वास्तव में एक गोली रेखा है, ठीक है, मतलब ये सामने से तो दिख ही रही है और क्या होगी, पीछे से भी है, ठीक है। तो इस रेखा को हम रेखा न कहकर क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे, लेकिन समान रूप से हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये रेखाएं वास्तव में वृत्त होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखे थे आप कि 2 बराबर भागों, क्या हुआ, 2 बराबर, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा, ठीक। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि गोलार्ध का मतलब गोले का आधा भाग, गोलार्ध का मतलब क्या, गोले का आधा भाग, और ये क्या हुआ, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है।
तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो नीचे वाला भाग क्या कहलाया, दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाला भाग क्या कहलाया, उत्तरी गोलार्ध। दूसरा पॉइंट लिख लिए, ठीक है, कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब ये देखिए, ठीक, ये एक वृत्त है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है तो ये चारों तरफ घूमेगी, ठीक है, मतलब जो रेखा गई होगी वो चारों तरफ गई होगी, तो चारों तरफ का मतलब इधर भी है, सामने भी और इसके पीछे भी आकर जो मिलेंगी, ठीक है। इसका मतलब वो एक वृत्त बना रही है, ये वृत्त हो गया, ये गोला है, ठीक है, लेकिन ये वृत्त है। ध्यान दीजिएगा, गोला और वृत्त में अंतर होता है, एक 3D होता है, 3 डायमेंशनल, एक 2D होता है। इसमें ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब होगी, इसमें केवल चौड़ाई और लंबाई होगी, ठीक है, ऊंचाई नहीं होगी। तो ये है, ये कितना एंगल बनाता है, कोई भी वृत्त हमेशा 360 का एंगल बनाती है, 360, ठीक है। तो ये वृत्त है, तो ये भी तो 360 बना रही होगी, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ से रेखा, जब हम यहाँ पास ध्रुव है, आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ ध्रुव है और यहाँ ध्रुव है, ठीक। इसके मध्य जो रेखा होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो सब क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, इस रेखा का चौथाई होगी। इसका मतलब यदि ये 360 डिग्री कोण बना रही है तो उसका चौथाई हो गया 90, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर तक हम जहां तक जाएंगे वो 90 डिग्री होगा, नीचे जहां तक जाएंगे 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो सदा विषुवत वृत्त के 1/4 है। विषुवत वृत्त की जो लंबाई है उसका 1/4 है, ठीक है। विषुवत वृत्त की लंबाई का 1/4 ध्रुवों के बीच की दूरी है, ठीक है। कहाँ से, सेंटर से, ठीक है। तो जब ये इसका 1/4 दूरी होगी, इसका मतलब जो एंगल भी बनाएगी वो भी 1/4 होगा। तो 1/4 का मतलब 360 अगर ये बना रही है और इसके बीच की दूरी 1/4, तो एंगल भी 1/4 होगा, मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ऊपर होगा और 90 डिग्री नीचे। इसका मतलब जो उत्तरी ध्रुव होगा वो 90 डिग्री पर होगा और जो दक्षिणी ध्रुव है वो 90 डिग्री पर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भूमध्य रेखा से 90 डिग्री पर कोण बनाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इतना लिख लीजिएगा। क्यों बनाते हैं, क्यों बनाने का मतलब आप समझ गए क्यों बनाते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की जो बीच की दूरी है, ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ की जो दूरी है वो हमेशा इस रेखा की, जो भूमध्य रेखा की लंबाई का 1/4 है। 1/4 मान लेते हैं कि ये है, इसको 4 भाग में बांट करिए। एक मान लेते हैं, एक भाग हो गया, 2 और 3 4, 1 2 3 और 4 मान लेते हैं। ये पूरा भाग मिलकर मान लेते हैं ये कितना बनाता है, 360। तो ये एंगल कितना बनाएगा, वो होगा केवल ये इतनी लंबाई जो है वो केवल 90 डिग्री बनाएगी। 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, ठीक है। 90 90 90 और 90, ठीक है। ये भी 90 और ये भी 90। जब ये पूरा हो गया 360, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, भूमध्य रेखा से ध्रुव के बीच की दूरी केवल और केवल इतना है, एक भाग है, ठीक है। केवल और केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका मतलब ये कितना एंगल बनाएगी, वो केवल बनाएगी कितना एंगल, 90 डिग्री। तो जो यहाँ पास होगा वो 90 होगा और इसी तरह नीचे भी 90 होगा, ठीक है। क्योंकि इनके बीच की जो लंबाई है वो 1/4 है। ये 1/4 है ना, क्योंकि 4 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक। चलिए, इतना समझ में आ गया। तो तीसरा पॉइंट भी लिख लिए। चलिए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब 1/4 लंबाई होगी तो एंगल भी 1/4 बनाएगा। 360 था तो 360 का 90 हुआ, क्योंकि 4 का डिवाइड भी तो करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, जो चौथा पॉइंट आप लिखिए, भूमध्य रेखा से 90 डिग्री के कोण पर 90 रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में क्या होते हैं, 90 डिग्री रेखाएं खींची जाती हैं। लिखना है आपको, उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं,
उत्तरी गोलार्ध में 90 मतलब 90 रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होता है, 90 रेखाएं खींची जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींची जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं खींची जाती हैं। कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींची जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं होंगी, दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं होंगी और एक रेखा ये हो जाएगी, तो कुल रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 90 कितना होगा, 180 और 180 एक मिलकर 181। तो टोटल अक्षांश की जो रेखाएं वो कितनी होंगी, 181 अक्षांशी रेखाएं होती है, ठीक है। कुल अक्षांशी रेखाएं कितनी है, 181। तो आप क्या लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं, भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींची जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं खींची जाती है, ठीक है। कुल 181 रेखाएं होती हैं, क्योंकि 90 हो गया 180 और एक ये हो गया जो 0 डिग्री है, ये 181 डिग्री, ठीक, 181 हो गया, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं। तो 181 टोटल रेखाएं होती हैं, कोई परेशानी तो नहीं। अब चौथा पॉइंट लिख लें, ठीक है। अब आप पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, कैसे, अच्छा रेखाएं कैसे खींची जा रही हैं, ऐसा देखिएगा। जैसे आप लोग एक वृत्त पर जब कोई एंगल खींचते हैं तब क्या करते हैं, एक मान लेते ये है, एक कंपास लेकर ऐसे करते हैं, यहाँ पास से 1 डिग्री नाप का मान लेते हैं, ये 15 डिग्री है और ये भी 15 डिग्री, और ऐसे मिला लेते हैं, क्योंकि एक चांदा लेते हैं और यहाँ रखकर 15 डिग्री इधर नाप के 15 डिग्री इधर नाप के क्या करते हैं, जब मिला देते हैं तो वो क्या जानती है, वो एक 15 डिग्री की क्या हो जाती है, रेखा हो जाती है। इसी तरह तो करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी भी एक मान लेते हैं, यहाँ से 10 डिग्री की रेखा खींची गई, एक 10 डिग्री की रेखा इधर, दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगी, 10 डिग्री की रेखा। इसी प्रकार 1 डिग्री रेखा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 करते करते कहाँ तक जाएंगे, 90 डिग्री। 90 पहुंचेंगे तो केवल एक बिंदु के रूप में बचेगा, ठीक है। यहाँ पास भी जाएंगे तो एक बिंदु के रूप में क्या होगा, 90 डिग्री की रेखा बचेगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना कैसे बनाया जाता है रेखा, ठीक है। तो ऊपर 90 हो गया, नीचे 90 और एक ये रेखा हो जाएगी, टोटल हो जाएंगे 181 रेखा। ये रेखाएं नहीं है, ये वास्तव में वृत्त है, क्योंकि ये चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग रेखा कहते हैं, ठीक, वृत्त है, ये बात भूलिए कि नहीं। केवल सामने ही नहीं है, जैसे देशांतर एक रेखा है, ठीक है, लेकिन ये रेखा नहीं है, ये एक वृत्त है, क्योंकि इधर से भी है और पीछे से घूमकर वापस आके मिलती भी है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा रफ कर दूं, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक। यहाँ तक एकदम समझ में आया, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, पांचवा पॉइंट जो लिखना है उसे क्या लिखेंगे कि दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लिखिए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है, 111, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की मान लेते हैं, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ये मान लेते हैं 0 डिग्री है, जहाँ हो गया 1 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर इन दोनों के बीच। यहाँ मान लेते हैं 0 डिग्री, यहीं से एक रेखा खींच देते हैं 1 डिग्री पर, मान लेते हैं यहाँ पास एक रेखा खींच देते हैं 1 डिग्री पर, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, वो होगी 111 किलोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आप लिखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी या मध्य की दूरी कितनी होती है, मध्य या बीच कुछ भी कहें, ठीक है। मध्य की दूरी 111 किलोमीटर, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर। इसी प्रकार 111 111 111 हर रेखा के बीच चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो सभी 111 को जोड़ देंगे तो पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कोई परेशानी, ठीक। चलिए
इसे रफ करिए। ठीक, अब आप छठा पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखिए कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है, सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, मतलब मान लेते हैं ये है समानांतर, इसके उसके इसके, ऐसा नहीं है कि विभाजित कर रहे हैं क्या, नहीं ना, तो क्या हो रहे हैं, समानांतर है। ठीक है, तो सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सातवां पॉइंट क्या लिखेंगे, अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, अक्षांश रेखाएं स्थान को बताती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं भी स्थान को बताती हैं, देशांतर भी स्थान को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि केवल और केवल अक्षांश से ही हम किसी स्थान का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हमको मतलब जान तो जाएंगे, मान लेते हैं 23.5 डिग्री पर कहेंगे भारत है, तो पूरे 23.5 डिग्री पर चक्कर लगाना पड़ेगा। 23.5 डिग्री की जो 23.5 डिग्री का जो कर्क रेखा है उस पर जब चक्कर लगाएंगे पूरा, तब भारत मिलेगा। लेकिन यदि हम देशांतर भी हो जाए, जहां पर दोनों कट कर जाएंगे वहां जान जाएंगे, तो स्थान एकदम निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं स्थान बताती है तथा तापमान। ठीक है, तापमान भी ये बताती है। ठीक है, तापमान का मतलब अभी क्या है हम बताते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखें, अक्षांश रेखाएं स्थान और तापमान बताती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं तापमान कैसे बताती हैं, मान लेते हैं भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पास गर्मी रहती है, और ऊपर भी 23.5 डिग्री तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, नीचे भी 23.5 डिग्री पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री नीचे से लेकर दक्षिण से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर तक लगातार सीधा पड़ती रहती है। ठीक है, मतलब समय का अंतर रहता है, जून में पड़ेंगे, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे महीने में अलग अलग रहेगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर 2 बार पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, तो वो हम सब देख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सूर्य की सीधी किरणें न पड़कर क्या होंगी, तिरछी किरणें पड़ने लगती हैं। जब तिरछी पड़ेंगी तब क्या हो जाएगा, तो ऊपर का भाग ठंडा होने लगेगा, तो थोड़ा गर्मी रहेगी, थोड़ा ठंडी रहेगी। जब सबसे ऊपर जाएंगे तो वहां पर पड़ेगी ही नहीं प्रकाश, एकदम तिरछी पड़ेगी, तब क्या होगा, तब यहाँ पास एकदम ठंडी होगी। तो अक्षांश अगर हम कहेंगे ठंडी कहाँ रहती है, तब अगर यहाँ पास 90 डिग्री की कोई अक्षांश रेखा होगी तो हम कह देंगे 90 डिग्री से 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, या 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो भी रेखाएं होंगी वहां पास ठंडी पड़ेगी। तो तापमान पता चल गया कि ठंडी हो गई। और यदि हम कहेंगे भूमध्य रेखा पर क्या रहेगा, तो कहेंगे गर्मी रहेगी। क्यों रहेगी, जब हम जान गए भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो रेखा हो गई, भूमध्य रेखा क्या है, अक्षांश रेखा ही तो है, भूमध्य रेखा भी तो अक्षांश रेखा है। 90 डिग्री पर जो रेखा खींची जाएगी वो भी अक्षांश रेखा होगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं इसे, दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए, परेशानी तो नहीं आता, चलिए आगे चलिए। 8वां पॉइंट क्या लिखेंगे, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से जाती है। कर्क रेखा कहाँ जाती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से जाती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध से जाती है, आप इसे लिखते जाइएगा। ठीक है, जितना बताया जाए, उत्तरी गोलार्ध से जाती है, तथा मकर रेखा जो होगी हमारी वो भी 23.5 डिग्री से जाएगी, लेकिन कहाँ से, दक्षिणी गोलार्ध से। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक, दक्षिणी गोलार्ध से। तो कर्क रेखा जो जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से, और मकर रेखा जो जाती है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से। 23.5 डिग्री थोड़ा देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, 23.5 डिग्री, और यहाँ भी क्या है, ये भी 23.5 डिग्री। ठीक, तो 23.5 डिग्री ये मान लेते हैं कि क्या है, 23.5 डिग्री। ये इसे रफ करिए, भूमध्य रेखा तो आप समझ ही गए हैं, तो इसे मत रफ करिए।
23.5 डिग्री से लिख लिए 23.5 डिग्री। आप चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। 23.5 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में क्या गई है, कर्क रेखा गई है। इसे क्या कहेंगे, ये है कर्क रेखा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध ऊपर है, ठीक है। और ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या है, ये है मकर रेखा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, मकर रेखा, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और ये क्या है, ये है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा के मध्य से भारत के मध्य से जाती है, यहीं पास भारत है, ऐसे है, ठीक है। ऐसे नहीं है, भारत के मध्य से जाती है, इसका मतलब गुजरात यहाँ पास गुजरात है, ठीक है। ये सब मुड़ा हुआ भाग है, फिर ऊपर जाके ऐसे ऐसे जो बनता है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पास गुजरात है, ये राजस्थान से थोड़ा सा भाग से जाती है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो कर्क रेखा कहाँ जाती है, भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। इतना लिख लिए, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। एक रेखा और लिखिए, 66.5 डिग्री, ठीक है। इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो होगा आर्कटिक वृत्त, ठीक है। आर्कटिक वृत्त, ठीक। और जो 66.5 डिग्री दक्षिण में होगा उसे क्या कहेंगे, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। अंटार्कटिक वृत्त, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। 6.5 ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध की बात है, और ये कहाँ की बात है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ 66.5 डिग्री, ठीक है। ये क्या है 66.5 डिग्री, और यहाँ पास भी 66.5 डिग्री बना दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त, और ये हो जाएगा आर्कटिक वृत्त, ठीक है। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, ठीक है, और आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो हम देखेंगे, वहाँ देखेंगे, अभी हम बाद में जब महाद्वीप और महासागर के बारे में देखेंगे तब देखा जाएगा। तो 66.5 डिग्री क्या है, अंटार्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में क्या है, आर्कटिक वृत्त। कोई परेशानी तो नहीं, इतना समझ में आया, अक्षांश रेखा समझ में आ गई। तापमान कैसे जानते हैं, तापमान का प्रयोग अभी बाद में हम बहुत करेंगे, ठीक है। कि अक्षांश तापमान बताती है, तापमान बताती है, तो आप लोग समझ जाइए कि तापमान कैसे बताती हैं, क्योंकि रेखाएं अब निश्चित हो गई हैं। हम जब कहेंगे 66.5 डिग्री के ऊपर क्या होती है, कहें यहाँ ठंडी पड़ती है, मतलब शीत है। और हम कहें 23.5 डिग्री और 66.5 के शीतोष्ण है, ठीक है। और हम कहें कि यहाँ पास क्या है, उष्ण है, ठीक। यहाँ भी क्या है, उष्ण, यहाँ है शीतोष्ण, और यहाँ क्या है, शीत। अब इसमें कोई परेशानी है क्या, इस तरह रेखाएं मालूम रहेंगी तब हम आसानी से बता सकते हैं कहाँ ठंडी है और कहाँ गर्मी है, तो आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तापमान हम लोग जान गए, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक, आगे चलें, एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक। अब हम लोग चलेंगे देशांतर, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग कल देखेंगे मानक समय कैसे है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा छोड़ा, ठीक है। ये सब लोग हम कल देखेंगे। आज हम लोग केवल देख लेते हैं जो थोड़ा बहुत बचा है, देशांतर देख के हम लोग और आगे कल देखेंगे, ठीक है। आप लोग परेशान मत रहिएगा, बताया सब कुछ जाएगा, ठीक। क्या क्या रखेंगे, देशांतर, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देशांतर, ठीक है। आइए अब थोड़ा फिर से बनाते हैं, ठीक है। ठीक ही है, आप समझ लीजिए कि ठीक है, ठीक नहीं, ठीक।
आपकी थोड़ा ठीक है ना, ठीक। ठीक, हम थोड़ा इसको, ठीक, चलिए मान लेते हैं कि ऐसे, नहीं, ठीक, ठीक है, चलिए 30 को भी रख करिए, ठीक। मान लेते हैं ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक। और यहाँ अक्षांश होगा, ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये 23.5 डिग्री है, ठीक। चलिए, लेकिन हम लोग यहाँ मान लेते हैं अभी लास्ट में हम लोग दिखा देंगे कैसे है, क्योंकि अब इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया गया। तो हम लोग क्या देख चुके हैं, यहाँ ये रेखाएं देख लें अक्षांश। अब अक्षांश की बात नहीं करेंगे। अब आप ये बताइए, अक्षांश तो मान लिए कि तापमान के लिए हो गया और स्थान को जानने के लिए। तापमान के लिए तो ये चलिए ठीक है, लेकिन यदि हम कहें कि 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री अगर हम कहें 23.5 डिग्री पर जाइए, भारत को ढूंढ लीजिए, ठीक है। अक्षांश है भारत को ढूंढ लीजिए, ठीक है। 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में क्या है, भारत स्थित है। तो कहा जाइए भारत जाना है, तब क्या करेंगे, ये रेखा ना होकर वास्तव में क्या है, वृत्त है। तब हम लोग समझ पाएंगे क्या कि भारत कहाँ है। तो हम लोग 23.5 डिग्री से शुरू करेंगे, शुरू से लास्ट तक जाएंगे, जहां भारत मिलेगा वहां रुक जाएंगे। सीधा तो पहुंच नहीं सकते हैं, पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो देशांतर यही काम करता है। क्या करता है कि मान लेते हैं 23.5 डिग्री पर भारत स्थित है, तो ऊपर से एक रेखा आ गई, तो जहां पास मिलेगी रेखा वहां पास हम कह देंगे कि भारत इस स्थान पर है। तो हम लोग सीधा इसी स्थान पर जाएंगे और मिल जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो देशांतर का प्रयोग मुख्य रूप से स्थान को सुनिश्चित करने के लिए किया गया, ठीक है। और तिथि के लिए भी किया जाता है और समय के लिए भी किया जाता है, ठीक है। देशांतर समय भी बताता है, ठीक है, और तिथियां भी, जो हम तारीख जो तय करते हैं, ठीक है, 28 तारीख 29 तारीख, ये सभी तारीख क्या होंगे, देशांतर ही तय करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप क्या करेंगे, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, अक्षांश रेखाएं, ठीक। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली है, उत्तरी ध्रुव मान लीजिए और ये हमारा है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मुख्य देशांतर, मुख्य देशांतर, ठीक। आप एक पॉइंट अक्षांश में अगर खाली हो जगह तो एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो सभी अक्षांश रेखाएं बराबर नहीं होती हैं, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी रेखा क्या थी, भूमध्य रेखा। जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे, जैसे जैसे रेखाएं छोटी होती जाएंगी, नीचे जाएंगे तब भी छोटी हो जाएगी। हम लोग देखें तो 12,756 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ की रेखा की लंबाई, और ऊपर की है 12,712, ठीक है। ये सब हम पहली क्लास में देख चुके हैं। तो मुख्य देशांतर हो गया, लेकिन देशांतर क्या होंगी, इनकी लंबाई सब सेम होगी। तो ये वहां पास वो लिख लीजिएगा, अभी हम इसको लिखवा रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखिए कि आप क्या लिखेंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर कहलाती है, ठीक है। देशांतर के पूर्व में इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध,
ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। और इसके पश्चिम वाले भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, तो आप लिखिए मुख्य देशांतर के पूर्व की ओर जो गोलार्ध है उसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और जो पश्चिम की ओर गोलार्ध है उसे क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध क्या होगा? इसके भी इस भाग में जो होगा पूर्व की तरफ वो पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। देशांतर रेखाएं मुख्य रूप से रेखाएं ही होती हैं, वृत्त नहीं होते। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जो हम अक्षांश रेखाएं देखें वो वृत्त भी हैं। ठीक है, घूमकर वापस मिलते भी हैं। ठीक है, तो वो वृत्त बनाते हैं। इस कारणवश क्या हो गए? 181 रेखाएं। लेकिन जो देशांतर हैं वो क्या हो गए? वो रेखा ही है। ठीक है, इधर से घूमकर वापस उधर मिल नहीं रही है। ठीक है, ये केवल एक रेखाएं रेखाएं रेखाएं। ठीक है, इस तरह करते करते पूरी रेखाएं इधर से इधर से उधर पहुंच जाएंगी। ठीक है, अभी हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे? आप लोग ये लिखिए कि देशांतर रेखाएं मुख्य रूप से रेखाएं ही होती हैं। ठीक है, तो इस तरह। ठीक है, सभी आकर दक्षिणी ध्रुव पर मिल रहे हैं। ठीक, सभी आकर दक्षिणी ध्रुव पर मिल भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए। तो देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर ये रेखाएं आपस में आकर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? सभी देशांतर। अब ये बताइए ये क्या होंगी? यहाँ मान लेती है 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री ये वाली रेखा क्या है? मुख्य देशांतर 0 डिग्री। ठीक है, तो इधर जितनी भी रेखाएं चलती जाएंगी ये भी तो 1-1 डिग्री पर रेखा बनाएंगी, और ये भी 1-1 डिग्री पर रेखा बनाएंगे। तो टोटल ये गोला है ना, तो 360 है। एंगल कितना बनाएगा? 360 एंगल बनाएगा। 360 बनाएगा तो 1-1 रेखा खींचेंगे 1-1 एंगल पर, तो कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 360 रेखाएं होंगी। ठीक है, तो ये कितनी रेखाएं हैं यहाँ? 360 रेखाएं। ठीक है, तो कुल रेखाएं कितनी है? कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। ठीक है, 360 है। ठीक है, ठीक है। आप दूसरा पॉइंट क्या लिखें? कुल देशांतर रेखाएं 360 है। ठीक है, तो इधर भी 180 रेखाएं होंगी पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ भी क्या होंगे? 180 रेखाएं। तो पूर्व की तरफ 180 रेखाएं तथा पश्चिम का आप क्या लिखेंगे? कुल रेखाएं 360 हैं तथा पूर्वी गोलार्ध में 180 रेखाएं हैं तथा पश्चिमी गोलार्ध में 180 रेखाएं हैं। ठीक है, इतना लिख लिए। 180 180 360 होता है। चूंकि ये 0 है तो एक यहाँ भी हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए? वहाँ एक कम भी होना चाहिए। तो एक कम इसलिए होगा कि जो 180 डिग्री वाली रेखा होगी, देशांतर होगी, वो पश्चिम और पूर्व वाली समान होंगी। ठीक है, जो पीछे इसके पीछे जस्ट 0 के पीछे होगी 180 डिग्री रेखा, तो 180 डिग्री जो रेखा होगी वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों की रेखाएं समान होंगी। ठीक है, मतलब वही रेखा ही होगी जो पूर्वी गोलार्ध में भी होगी और पश्चिमी गोलार्ध में भी होगी। इस कारण में 360 होगा, नहीं तो 361 हो जाएगी। ठीक है, तो कुल देशांतर 360 है। पूर्वी गोलार्ध में 180 रेखाएं तथा पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 रेखाएं हैं तथा 180 वाली रेखा समान होती है। ठीक है, समान का मतलब पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध की इक्वल होती है। ठीक है, कि उसी रेखा को पूर्वी गोलार्ध में मानती है, पश्चिमी गोलार्ध में, तो एक ही रेखा हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर 360 रेखा हो गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इन सभी देशांतर की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, लंबाई सभी की बराबर होगी, क्योंकि सभी की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। सभी की लंबाई जितनी भी रेखाएं 360 रेखाएं है ना, 360 रेखाएं लंबाई बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो एक पॉइंट तो पहले ही लिख लिया गया कि ये देशांतर जो रेखाएं हैं वास्तव में रेखाएं हैं, वृत्त नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध तक रहती हैं, मतलब इसके नीचे घूमकर वापस आकर नहीं मिलती। ठीक है, उधर अगर देखेंगे तो उसकी दूसरी रेखा हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो लंबाई सभी की क्या होगी? बराबर होगी। यहाँ से ये जितनी लंबी होगी उतनी लंबी ये भी होगी, ये होगी। ठीक है, ठीक। अब एक पॉइंट और लिखिए। चलिए, रफ कर देना इसको, आप लोग लिख लीजिएगा। चौथा पांचवा जो भी हो आप लिख लीजिए।
ठीक। देशांतर, दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है, लगभग 111 होती है, 111.3 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो अधिकतम दूरी, न्यूनतम कितनी होगी, क्योंकि ये सभी रेखाएं आपस में जाकर यहाँ मिल रही, तो न्यूनतम 0 होगी, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं की जो न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी 0 तथा अधिकतम दूरी कितनी होगी, अधिकतम दूरी होगी 111.3 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। 111 ही याद रखिएगा, 0.3 कोई नहीं, 111 यहाँ भी, 111 वहाँ भी, ठीक है। तो 111.3 किलोमीटर अधिकतम दूरी होगा। अधिकतम दूरी कहाँ होगी, यहीं पास होगी, सेंटर के पास होगी, ठीक है। और यहाँ पास सबसे न्यूनतम होगी, यहाँ पास सबसे अधिकतम होगी, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं की न्यूनतम दूरी 0 तथा अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया, लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखते जाइएगा, नहीं लिखेंगे तो दिक्कत होगी, आप कहेंगे कि फिर। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे कि देशांतर क्या बताती है, देशांतर तो बहुत चीज बताती है। देशांतर स्थान तो बताएगी, निश्चित स्थान तय करेगी, ठीक है, क्योंकि अक्षांश से निश्चित स्थान नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन देशांतर से निश्चित स्थान मिल जाएगा, ठीक। देशांतर और मतलब दोनों जहाँ पास कट करेगी वहाँ पास, ठीक है, इस तरह कहाँ कट करेंगी, हमको यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ जो रेखा यहाँ पास हमको मालूम होगा सब मिलती जाएंगी, ठीक है, स्थान आसानी से मिलते जाएंगे, ठीक है। कहीं भी जाना है तो इस रेखा पर हम जानेंगे, इतने अक्षांश पर इतने देशांतर पर जाएंगे तो ये मिल जाएगा, कोई भी स्थान अगर देखना हो तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो स्थान और समय भी यही बताती है, देशांतर और एक तिथि, ठीक है, तिथि भी देशांतर बताती है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि, ये सब क्या बताती है हमारी भाई साहब, बताते हैं देशांतर बताते हैं, ठीक है। जो देशांतर क्या बताती है, स्थान, समय और तिथि बताती है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब स्थान का मतलब भी समझ गए, समय कैसे है, समय के बारे में हम कल देखेंगे, तिथि कैसे है, तिथि के बारे में भी हम कल देखेंगे, ठीक है, ठीक। छठा पॉइंट आप लिखिए कि हम मुख्य देशांतर किसको माने। अब प्रश्न तो एक यही उठता है, सबसे बड़ा प्रश्न तो इसमें यह है कि मुख्य देशांतर किसको माने, क्योंकि सबकी लंबाई तो बराबर है। इधर से देखेंगे, अगर जो व्यक्ति यहाँ होगा उसे मुख्य रूप से लाइन ये लगेगी, हम लोग चूंकि सामने खड़े तो हमको लग रहा है कि मुख्य रूप से ये लाइन 0 डिग्री होनी चाहिए, 0 देशांतर होनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा उसे ये लगेगा कि ये हमारे सामने है, जो यहाँ खड़ा होगा ये सामने, क्योंकि रेखाएं लंबी नहीं, रेखाएं में अंतर नहीं है, लंबाई में अंतर नहीं है, जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये भी है, इतनी लंबी ये भी है। जब सभी की समान लंबाई है तो कोई कहीं भी खड़ा होगा उसे अपने स्थान पर ही मुख्य देशांतर दिखेगा ना दिखेगा। जैसे अक्षांश था तो सबसे बड़ी रेखा समझ में आती थी, ऊपर जाते थे छोटी होती जाती थी, नीचे जाते थे छोटी होती जाती थी, लेकिन ये तो छोटी हो नहीं रही, ये तो सब बराबर है, तो किसे माना जाए, तो क्या होगा, ग्रीनविच से, क्या हो गया, ग्रीनिच या ग्रीनविच, कहीं कहीं पास ग्रीनविच लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर ग्रीनविच या ग्रीनी, ठीक है, ग्रीनिच, ठीक है। लंदन में एक स्थान है, लंदन में एक ग्रीनविच वेधशाला है, ठीक है, लंदन में मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ग्रीनविच या ग्रीनिच, ठीक है, लंदन में एक वेधशाला है, ठीक है। वहाँ पास क्या है कि जब न्यूटन कहते हैं कि उसी वेधशाला पर जब बैठे थे, जब एप्पल गिरा था तो वहाँ देखे थे, ठीक है, सबसे पहले उसी वेधशाला पर बैठे हुए थे, इस कारण क्या हो गया, ग्रीनविच या लंदन की ग्रीनविच वेधशाला, ठीक है। वेधशाला को ही क्या, वेधशाला से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, वेधशाला मतलब जो खोजी कहते हैं, खोजकर्ता वाले, ठीक है, उसे ही मुख्य देशांतर माना गया, जो यहाँ से गुजरती है रेखा उसे ही मुख्य देशांतर, ठीक है। तो 0 डिग्री वहीं से मान देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो उसे क्या माना गया, मुख्य देशांतर माना गया, ठीक है। मुख्य देशांतर कहाँ माना गया, मान लेते हैं
यहाँ पास ब्रिटेन है, यहाँ पास है ब्रिटेन, यहाँ पास है, तो यहाँ से जो रेखा गुजर रही होगी, यहाँ से जो रेखा गुजर रही होगी उसे ही क्या मान लेंगे, 0 डिग्री मान लेंगे, देशांतर। 0 डिग्री क्या मानेंगे, देशांतर या मुख्य देशांतर या मुख्य यामोत्तर भी कहते हैं, ठीक है। मुख्य देशांतर, मुख्य यामोत्तर, ठीक है। कहाँ से, ग्रीनविच वेधशाला या ग्रीनिच वेधशाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पास कहते हैं न्यूटन भाई साहब ने जो भी किया था, ठीक है। तो मुख्य देशांतर हो गया। मुख्य देशांतर कहाँ माने, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, वो भी हो गया। अब हम इधर के, अब आप ये आज जान लीजिए, हम लोग कल देखेंगे कि इसके पूर्व की तरफ जो भी स्थान होगा वो हमेशा क्या कहे, वहाँ पास समय हमेशा ज़्यादा रहेगा, और जो पश्चिम में रहेगा इसके पीछे वहाँ पास स्थान हमेशा, मतलब स्थान का मतलब वहाँ समय कम होगा और आगे वाला समय हमेशा ज़्यादा होगा। जैसे भारत में इंग्लैंड से ज़्यादा समय होगा, ठीक है, तारीख भी ज़्यादा रहेगी और यहाँ पास वो भी रहेगा, ठीक है, तारीख भी ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि तारीख देखने के लिए 180 डिग्री हम देखते हैं, ठीक है, 0 डिग्री नहीं देखते, 180 डिग्री देखते हैं हम लोग, देखेंगे, क्योंकि 180 डिग्री अगर नहीं देखेंगे, अगर 0 की मानेंगे तब समय में फिर अंतर होने लगता है, ठीक है, तिथा में अंतर भी हो जाएगा, समय भी, तो हम देखेंगे वो जब बात कल हमको देखना ही है। कैसा लगा बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया देशांतर और अक्षांश हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये समांतर समानांतर नहीं है रेखाएं, ठीक है, ये एक दूसरे पर जाकर जब मिलती हैं तब समानांतर तो हुई नहीं, क्योंकि वो समानांतर थी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, लेकिन देशांतर समानांतर नहीं। ये क्या होती हैं, ये आपस में मिलकर ध्रुवों पर आपस में जाकर एक पुंज के रूप में बना लेती है, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा है, सबसे बड़ी बात आप ये मत भूलिएगा, अक्षांश हो या मुख्य देशांतर, ये कल्पना है, ठीक है। जैसे आपको बताया गया था, जो अक्ष हम माने थे 23.5 डिग्री, जो यहाँ पास मान लेते ये ऐसे माने थे, अक्ष 23.5 डिग्री जो प्रकाश वृत्त से 23.5 डिग्री जुड़ा था, 66.5 डिग्री कक्षीय समतल से झुका था। ये जब हम देखे थे तब ये बताया गया था कि ये जो रेखा मान रहे हैं ये काल्पनिक रेखा, वहां पास ऐसी कोई रेखा नहीं, ठीक है। समझने के लिए अगर ये बिना बताए अगर हम बताने लगेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, मतलब कोई भी बताएगा, हम ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, समझ में आया एकदम मस्त बढ़िया से, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा कैसा लगा। हम लोग कल देखेंगे कि समय के बारे में, अंतरराष्ट्रीय तिथि के बारे में, ठीक है, और तापमान के बारे में देख लिए, थोड़ा बहुत देख लेंगे, क्योंकि आगे उसको देखना ही है। ये बार बार आएगा तापमान वाला, तो वहाँ परेशान बिल्कुल मत रहिए, जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या देखना है, इसके बाद हम लोग शायद देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे, ठीक है, एकदम मस्त, बता दीजिएगा, ठीक है, कल मिलते हैं, ओके बाय।